वरिष्ठ पत्रकार और लेखक माजिद शेख पाकिस्तान के अखबार डॉन में एक किस्से का जिक्र करते हैं। साल 1948 की बात है। लंदन में समर ओलंपिक्स चल रहे थे। भारत और पाकिस्तान की हॉकी की टीमें भी खेलने पहुंची। भारत ने गोल्ड जीता, पाकिस्तान टीम चौथे नंबर पर रही। हर मैच से पहले राष्ट्रगान गाया जाता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि पाकिस्तान का राष्ट्रगान कौमी तराना तब तैयार नहीं हुआ था। तो पाकिस्तान की टीम एक दूसरा गीत गाया करती थी, मेरा रंग दे बसंती चोला। वो गीत जिसे राम प्रसाद बिस्मिल ने जेल में लिखा था और बाद में ये गीत फिल्मों के जरिए भगत सिंह की पहचान बन गया। 23 मार्च 1931 के रोज भगत सिंह फांसी पर चढ़े, आजादी की खातिर। हालांकि तब पाकिस्तान नहीं बना था, लेकिन जैसे भगत सिंह भारत के हीरो है, उसी तरह पाकिस्तान के भी हीरो है। लेकिन क्या ये देश उन्हें हीरो मानता है? खासकर तब जब उनकी पैदाइश उसी देश में हुई थी। वहीं बचपन और जवानी का एक मानीखेज वक्त गुजरा और वहीं फांसी पर चढ़ाए गए। चलिए जानते हैं पाकिस्तान भगत सिंह को कैसे देखता है और याद करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं रानी नागर। आइए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इसी मुद्दे से कि भगत सिंह को पाकिस्तान कैसे याद करता है। पाकिस्तान में पैदाइश, पंजाब का खटकर कला गांव। भारत में इसे भगत सिंह का प्रेतक गांव माना जाता है। हालांकि उनका जन्म यहाँ नहीं हुआ था। भगत सिंह पाकिस्तान में पैदा हुए थे, शहर लायलपुर, गांव बंगा में। अब ये शहर आपको पाकिस्तान के नक्शे में नहीं दिखाई देगा। साल 1977 में इस शहर का नाम बदलकर फैसलाबाद कर दिया गया, सऊदी अरब के शाह फैसल के नाम पर। खटकर कला को प्रेतक गांव माने जाने के पीछे कुछ और वजह है। दरअसल भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह का जन्म खटकर कला में हुआ था। साल 1900 में भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह परिवार समेत खटकर कला से लायलपुर चले गए थे। भगत सिंह की फांसी के बाद उनके माता पिता लौटकर खटकर कला आ गए थे और आजादी के बाद उनके परिवार के बाकी सदस्य भी यहीं आकर बस गए। पाकिस्तान के लाहौर से भगत सिंह का गहरा नाता है। लाहौर के डीएवी स्कूल से स्कूलिंग की और बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर में एडमिशन ले लिया। लाहौर में ही खड़ा है वो नीम का दरखत, जिसके पीछे खड़े होकर भगत और उनके साथी जेम्स स्कॉट का इंतजार कर रहे थे। हालांकि सामने एसपी ऑफिस से सैंडर्स निकला और वहीं ढेर कर दिया गया। इस जगह से कुछ दूर डीएवी कॉलेज था। पार्टीशन के बाद इसका नाम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कर दिया गया। सैंडर्स को गोली मारने के बाद भगत सिंह इसी कॉलेज की तरफ भागे थे। एक पुलिस वाला उनके पीछे आया। चंद्रशेखर आजाद ने उसे भी गोली मार दी। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह ने लाहौरी मंडी में अपनी एक जान पहचान वाले के यहाँ रात गुजारी। अगली सुबह दयाल सिंह कॉलेज के हॉस्टल में चले गए। हॉस्टल के मुताबिक सुपरिटेंडेंट ने 4 दिन उन्हें अपने यहाँ छिपा कर रखा। माजिद लिखते हैं कि इस दौरान भगत रोज लक्ष्मी चौक का चक्कर लगाते थे, चाट पकौड़ी खाने के लिए। इस दौरान भगत ने एक रात ख्वाजा फिरोजुद्दीन के घर भी काटी थी। ख्वाजा फिरोजुद्दीन मशहूर शायर अल्लामा इकबाल के दामाद थे। वही अल्लामा इकबाल जिन्हें मुफक्किर पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का विचारक कहा जाता है और जिनका तराना आज भी हिंदुस्तान में गाया जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिन्ना ने भगत सिंह का बचाव किया। अल्लामा इकबाल के अलावा भगत सिंह की जिंदगी में एक और रोल पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का भी है। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जेल में डाले गए। कोर्ट का रवैया पूरी तरह पक्षपाती था। भगत सिंह और उनके साथियों ने तय किया कि वो मुकदमे का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। अदालत में मामला धीमी रफ्तार से चल रहा था। इधर भगत सिंह की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। अंत में सरकार क्रूरता पर उतर गई। वो एक नया बिल लाई जिसके तहत अभियुक्तों की गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया जा सकता था। ये बिल सेंट्रल असेंबली में पेश किया गया। सितंबर 1929 में सेंट्रल असेंबली में जिन्ना बोले, ये कोई मजाक नहीं है, मरते दम तक भूख हड़ताल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। विश्वास ना हो तो आप लोग खुद कोशिश करके देखें। जो शख्स भूख हड़ताल पर गया है उसकी भी आत्मा है, उसे अपने उद्देश्य पर भरोसा है। वो कोई आम अपराधी नहीं है जिसने महज एक हत्या को अंजाम दिया हो। जिन्ना अपनी बात जारी रखना चाहते थे, लेकिन उस दिन असेंबली का वक्त खत्म हो गया। जिन्ना ने अगले दिन बहस जारी रखने की बात कही। इस पर मदन मोहन मालवीय खड़े हुए और जिन्ना के सपोर्ट में बोले, महोदय, क्या हम सदन की अवधि 15 मिनट आगे नहीं बढ़ा सकते? अगले दिन जिन्ना सरकार पर और भी जमकर बरसे। जिन्ना उन लोगों में से थे जो ब्रिटिश शासन के नियम कानूनों का समर्थन करते थे।
भगत सिंह के मामले में कानून को तोड़े मरोड़े जाने के चलते वो भयंकर नाराज थे। उन्होंने नए विधायक को इंसाफ की हत्या बताया। अंत में सदन ने बिल पास ही नहीं किया। हालांकि इससे सरकार को कोई फर्क ना पड़ा। वो इसे ऑर्डिनेंस की शक्ल में ले आई। एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसमें 3 जज थे। एक जज भारतीय थे। उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया तो बीमारी का बहाना बताकर उन्हें हटा दिया गया। भगत और उनके साथियों को पेशी के बिना ही फांसी की सजा सुना दी गई। हुसैनीवाला भारत का हिस्सा कैसे बना? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जिस जगह पर फांसी दी गई उस जगह को शदमान चौक के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन नाम का एक संगठन भगत सिंह की यादों को पाकिस्तान में संजोने का काम कई सालों से करता आ रहा है। साल 2012 में इस संगठन ने शादमान चौक का नाम शहीद भगत सिंह चौक करने की मांग रखी। सरकार भी तैयार हो गई, लेकिन अंत में उन्हें पीछे हटना पड़ा। डर था जमात उद दावा का, एक कट्टरपंथी संगठन जिसका मुखिया हाफिज सईद है। 2019 में एक बार फिर ऐसी ही कोशिश हुई थी, लेकिन फिर कट्टरपंथियों की धमकी के चलते ये नहीं हो पाया। इसके बावजूद हर साल 23 मार्च को लोग इस चौक पर इकट्ठा होते हैं और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करते हैं। भगत सिंह की पाकिस्तान से जुड़ी एक और दिलचस्प बात आपको बताते हैं। फांसी के बाद भगत सिंह और उनके साथियों के शव लाहौर से किलोमीटर दूर हुसैनीवाला ले जाए गए थे, जहां उनके शवों को रातों रात जलाने की कोशिश हुई। इसी जगह पर आज भारत में हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीदी स्मारक बना हुआ है। लेकिन ये जानकर आप शायद चकित होंगे कि बंटवारे के वक्त हुसैनीवाला भारत में नहीं था, ये पाकिस्तान के हिस्से में था। साल 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कोशिशों से हुसैनीवाला को भारत में शामिल किया गया। बता दें, इसके लिए भारत ने पाकिस्तान को 12 गांव दिए थे। भगत सिंह और पाकिस्तान का अजब संयोग। भगत सिंह और पाकिस्तान से जुड़ा एक गजब संयोग भी है। 20 नवंबर 1974 के रोज पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का सेशन चल रहा था। प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो सदन में मौजूद थे। तभी सदन में एक मेंबर खड़ा हुआ और अपनी जेब से एक शीशी निकालकर हवा में लहराने लगा। शीशी में खून भरा था, साथ में थी एक कमीज जो खून से सनी हुई थी। इस शख्स का नाम था अहमद रजा कसूरी। ठीक 9 दिन पहले कसूरी के काफिले पर कुछ हमलावरों ने गोलियां चलाई थी, जिसमें कसूरी के पिता नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी की जान चली गई थी। कसूरी इस हत्या के लिए प्रधानमंत्री भुट्टो को सीधे तौर पर कसूरवार ठहरा रहे थे। कसूरी ने उस रोज एक एफआईआर भी दर्ज करवाई और एफआईआर में भुट्टो का नाम लिखवाया। प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर हुई थी तो कोई कार्रवाई होने के तो कम ही चांसेस थे, लेकिन इस सरकारी कागज ने आगे जाकर पाकिस्तान की सियासत में भूचाल पैदा कर दिया। 1977 में जनरल जिया उल हक ने पाकिस्तान में तख्ता पलट किया। भुट्टो जेल के हवाले हो गए। जिया ने एडी चोटी का जोर लगा दिया ताकि किसी न किसी बहाने से भुट्टो को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। तब यही एफआईआर जिया के हाथ लगी और अंत में भुट्टो की मौत का कारण बनी। पाकिस्तान की राजनीति में ये सब हंगामा हुआ था नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी की मौत के कारण। पाकिस्तान की राजनीति में ये सब हंगामा हुआ था नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी की मौत के कारण। इत्तेफाक देखिए, ये नवाब मोहम्मद वही मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने भगत सिंह के डेथ वारंट पर साइन किए थे। और इससे भी बड़ा इत्तेफाक ये कि शादमान कॉलोनी लाहौर का गोल चक्कर, जहां नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी की हमले में मौत हुई थी, वही जगह थी जहां भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तब यही पर लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी का चेंबर हुआ करता था। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। इजाजत दीजिए। नमस्कार।